हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। दिखने में बहुत आसान है, वैसे भी आसान है, इट्स नॉट दैट टफ। तो क्विकली लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी को स्टार्ट करते हैं कि आखिर नेशन की इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट नेशनल इकोनॉमी, तो क्या है उसकी लाइफलाइन। किसके बिना नेशनल इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी, चलेगी ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा, कुछ एरोप्लेन है, हम देख सकते हैं कुछ यहाँ पर सी रूट्स हो रहे हैं, ठीक है, शिप वगैरह है। सो लेट्स फाइंड आउट कि नेशनल इकोनॉमी की लाइफलाइंस क्या है। तो सबसे पहली लाइफलाइन नेशनल इकोनॉमी की है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर, ओके, जो हमें मीन्स ऑफ, हम कह सकते हैं मोड्स, जो कि हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सके, ठीक है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहली चीज़ जो इकोनॉमी के लिए ज़रूरी होती है वो होती है एक डेंस और एफिशिएंट नेटवर्क ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, और किसका? कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन क्या होता है? मैसेजेस को एक्सचेंज करना, राइट। ये आज के टाइम की बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा पाओगे, कम्युनिकेशन नहीं है तो सामान गलत जगह पहुंच जाएगा। वेरी इजी, राइट, है ना। अगर हम बात करें कि कंट्री के डेवलपमेंट का जो पेस होता है, जो स्पीड होती है जिस पे वो डेवलप कर रहा है, वो डिपेंड करता है किस पे? ट्रांसपोर्टेशन पे। ऑल राइट, साथ साथ में क्या होता है यहाँ पर, अगर हम देखें, जितना ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा उतना ट्रेड का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, उतना ज़्यादा ट्रेडिंग जो है हम कह सकते हैं बढ़ेगी, ओके, है ना। जितना ज़्यादा एरिया उतनी ज़्यादा ट्रेडिंग, ओके, ऑब्वियस ही चीज़ है, जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन पहुँचेगा वहाँ तक ट्रेडिंग हो पाएगी, है ना। रिसोर्सेज नीड टू बी, रिसोर्सेज को अगर हम देखें, दे नीड टू बी मूव फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? देखो, ट्रेड में क्या होता है कि जो रिसोर्सेज है जहाँ से वो बन रहे हैं, वहाँ से जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचने चाहिए, राइट, है ना। रिसोर्सेज अपनी जगह तक पहुँचने चाहिए। अब ट्रांसपोर्टेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। कंट्री का डेवलपमेंट बिना ट्रांसपोर्टेशन के समझ गए ना ठीक है। साथ साथ में हमने क्या डिस्कस किया था, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो भी इसके एक इम्पॉर्टेंट है कि जितना इसका एरिया बढ़ता है उतना ट्रेड का इन्फ्लुएंस बढ़ता है बेटा, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़, कंट्री का डेवलपमेंट, ट्रेड, एरिया जितना बढ़ेगा उतना ट्रेड बढ़ेगा। साथ में कंट्री को पूरी वर्ल्ड के साथ लिंक करता है, राइट, है ना। ट्रेड, हम कह सकते हैं लोकल लेवल के ट्रेड को इंटरनेशनल लेवल के ट्रेड तक लेकर आता है, लोकल लेवल से इंटरनेशनल लेवल। आज घर में बैठा हुआ एक आदमी जो हैंडमेड चीज़ें, बहुत क्रिएटिव हैंडमेड चीज़ें बनाता है, वो भी कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बाहर तक, इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाकर बाहर तक के कंट्रीज़ में सेल कर रहा है ना। तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी लाइफ को एनरिच करता है ना। साथ में अगर हम बात करें, हमारे लिए एक कंफर्ट क्रिएट करके देता है, राइट बेटा, एक कंफर्ट क्रिएट करता है। अब ट्रांसपोर्ट के मीन्स हमने बचपन में भी पढ़े, यहाँ पे भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो हमारे बुक में दिया एग्जैक्टली वो लैंड, वाटर, एयर, ठीक है। लैंड पे रोडवेज है, रेलवेज है, पाइपलाइंस है, ठीक है ना। पाइपलाइंस में लोग नहीं जाते हैं, बता देती हूँ, स्लरी जाती है, लिक्विड फॉर्म में जो मटेरियल होता है वो जाता है। वाटर, इनलैंड वाटर जो कंट्री के अंदर है, ओवरसीज जो कंट्री के बाहर का पानी है, बाहर जाना, ठीक है, वो रास्ते। एयर की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती है, डोमेस्टिक फ्लाइट्स आती हैं, ठीक है, उसमें आपकी गवर्नमेंट की भी है और आपकी प्राइवेट भी हैं, अंडरस्टूड, है ना। अगर हम डोमेस्टिक की बात करते हैं तो गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है, एयरलाइंस दोनों तरह की है। लाइक अगर हम बात करें एयर इंडिया, ठीक है, खैर अब आप जानते ही हो, इट हैज़ बीन चेंज। अदरवाइज हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की एयरलाइंस भी चलती हैं और प्राइवेट एयरलाइंस भी चलती हैं बेटा, ओके। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डिवाइडेड। अब अगर हम कहें तो इसके लिए एक टर्म यूज़ करी जा सकती है कि एक थ्रेड है, एक धागा है जो पूरे देश को बांध के रखता है। सबसे पहले रोडवेज की अगर हम बात करें, सबसे लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क्स में से एक है, वर्ल्ड के सबसे लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क्स में से एक है, पहली चीज़, ओके। दूसरी चीज़, 2.3 किलोमीटर हम कह सकते हैं एट द टाइम जब ये आपका कंटेंट बना होगा, बुक लिखी होगी, तब 2.3 मिलियन किलोमीटर। अब तो और बढ़ रहा है, मेरा कहने का सेंस ये था कि इट इज़ इंक्रीजिंग, डे बाय डे इट इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है।
हमारे पास डेटा आने में इट टेक्स अ लिटिल टाइम। अब कई बार बच्चों को ये भी क्वेश्चन रहता है कि मैम एकदम प्रेजेंट डेटा लिखे हैं, जो बुक में लिखा है वो लिखे। तो बेटा आई वुड सजेस्ट कि जो बुक में लिखा है वो लिखे, क्योंकि एकदम प्रेजेंट डेटा के लिए हम 100% श्योर भी नहीं है कि वो सही है या नहीं है, जो आपने गूगल से या कहीं इधर उधर से देखा है सर्च इंजन से। तो इसीलिए ऑलवेज रेफर बुक, क्योंकि बुक में जो डेटा है अपडेट होकर आता है वही हमें लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो यस 2.3 किलोमीटर्स हम कह सकते हैं एट प्रेजेंट। ओके, रोडवेज जो है बच्चों वो 61% ऑफ फ्राइट और 85% ऑफ पैसेंजर्स, यानी अगर हम कहें रोडवेज अकेला आउट ऑफ, हम कह सकते हैं आउट ऑफ वाटरवेज, एयरवेज और रोडवेज, तो तीनों में से रोडवेज जो है वो पूरे सारे 100% में से अगर हम देखें तो 61% सामान, फ्राइट मतलब माल सामान है ना वो, और 85% ऑफ पैसेंजर्स लोगों को कैरी करता है, यानी ज़्यादातर लोग, यानी ये क्या हो गया, सबसे पॉपुलर मोड ऑफ हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन हो गया है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ, अब क्या क्या आते हैं रोडवेज में, एक्सप्रेसवेज आते हैं, नेशनल हाईवेज आते हैं, स्टेट हाईवेज आते हैं जो स्टेट के मेजर डिस्ट्रिक्ट्स को लिंक करते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स आती है जिनको स्टेट हाईवेज लिंक करते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज रोड और बॉर्डर रोड्स आती है। बॉर्डर रोड का ध्यान रखने वाली होती है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनका ध्यान कौन रखती है, NHAI, नेशनल NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैं ऐसे याद करती हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ रोडवेज, अब रोडवेज की क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंस जो है, क्यों रोडवेज इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज़ तो ये बेटा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है रोड्स की वो रेलवेज के कंपैरिजन में कम है, ठीक है ना। रेलवे के कंपैरिजन में इनकी कॉस्ट जो है वो कम है, बनाने की कॉस्ट इनको, ठीक है, इनको स्टैब्लिश करने की कॉस्ट कम है, ठीक है। रेलवेज में रेलवे लाइन लगानी पड़ती है, ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। रोड्स में क्या होता है, रोड्स में एक मटेरियल को बिछाना पड़ता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन और जो रोड रेलवेज के लिए जो मटेरियल लगता है वो भी एक्सपेंसिव होता है। रोड के लिए जो मटेरियल लगता है कोलतार वगैरह, वो दैट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव, है ना। नाउ रोड्स कैन ट्रांसफर्स माउंटेन्स, अगर आप माउंटेन्स की तरफ जाओगे तो वहाँ पे आपको रेलवे लाइंस नहीं मिलेगी, पॉसिबल ही नहीं है, पर आपको वहाँ रोड्स मिल जाएंगी, ठीक है, पासेस जो होते हैं आपके, है ना। भले ही कैसी भी अनड्यूलेटिंग, मतलब इस तरह से ऊपर नीचे, ठीक है, अनड्यूलेटिंग या डाइसेक्टेड, बीच में से कहीं से कटी हुई है, तो भी आपको रोड्स मिल जाएगी, वहाँ पे आपको हम कह सकते हैं रेलवेज नहीं मिल सकती। तो दैट्स अ प्लस पॉइंट हियर, ओके, है ना। उसके बाद अगर हम देखें तो रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स एट सच कैन ट्रांसफर्ड माउंटेन सच एज हिमालय, यानी आप हिमालयाज में अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको रोड्स तो अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये रोड्स का तो एक प्लस पॉइंट हो गया ना, कि ऐसे टेरेन में भी रोड्स है लेकिन रेलवे लाइन नहीं है, वहाँ पे आपको ट्रेन के टिकट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे ट्रेन ही नहीं है, ठीक है। बहुत रेयर है, टॉय ट्रेन की तरह कुछ चलती है, बट एज अ ट्रांसपोर्ट मोड आप उसको कंडक्ट नहीं कर सकते, ओके। इट इज़ इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन्स, अगर हम देखें जब थोड़े लोगों को जाना है ना, हम कह सकते हैं, यानी 4-5 लोगों को जाना है और बस में जितने लोग जाते हैं उतने लोगों को जाना है, तो आप देख सकते हो कि शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए रोडवेज सही हैं। लेकिन जब बहुत सारे लोगों को एक साथ जाना होता है तो आपने देखा है रेलवेज में कितने सारे लोग जाते हैं, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर के लिए ये अच्छा है, अगर स्मॉलर नंबर है तो देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और साथ साथ में अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रोडवेज का देखें तो डोर टू डोर, आप ट्रेन से आ भी गए तो भी आपको अपने घर तक जाने के लिए रोडवेज को कंसिडर करना पड़ेगा, है ना। ट्रेन से आप कहीं आ गए, शहर के रेलवे स्टेशन आ गए, रेलवे स्टेशन से घर कैसे जाओगे, रोडवेज से। तो डोर टू डोर सर्विसेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ रोडवेज ही प्रोवाइड करता है, लोडिंग अनलोडिंग की कॉस्ट भी कम है, ओके। रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज एज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट जो है बेटा वो किस तरह से यूज किया जाता है, दूसरे, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए फीडर है। आपको पोर्ट तक जाना है, रोड से जाना पड़ेगा, आपको एयरवेज तक जाना है, एयरपोर्ट्स तक जाना है, तो आपको रोड से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इट इज़ अ फीडर, इसको यहाँ पे आप याद कर सकते हो, फीडर टू अदर ट्रांसपोर्टेशंस, ओके। अब रोड्स की क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। अगर बता क्लासिफिकेशन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, टाइप्स, ठीक है। राइट, तो हम यहाँ पर टाइप्स की बात कर रहे हैं कि कितने टाइप्स की रोड्स है, ठीक है।
है ना। तो अगर हम देखें तो सबसे पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सुपर हाईवे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी 4 साइड्स होती है, तो उससे आप याद कर सकते हो बेटा इसको, ठीक है ना। कैसे कि हम बात करते हैं अगर यहाँ पर The government has launched a major road development project linking Delhi, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। तो दिल्ली यहाँ पे आ गया, कोलकाता आपको यहाँ पे आ गया, चेन्नई आपको यहाँ आ गया, मुंबई यहाँ आ गया। तो ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारी की सारी हम देखेंगे तो मेट्रो सिटीज है। ये 6 लेन सुपर हाईवेज है, इसके अंदर 6 लेन्स है बेटा, ठीक है, 6 लेन सुपर हाईवेज है। नॉर्थ कॉरिडोर की अगर हम बात करें, नॉर्थ कॉरिडोर से किसको लिंक करता है? अगर नॉर्थ कॉरिडोर की बात करें तो ये लिंक करता है श्रीनगर को, ठीक है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी तमिलनाडु, एकदम हम कह सकते हैं टॉप पॉइंट और टिप पॉइंट, ठीक है, इनको ये आपस में लिंक करता है। और अगर हम ईस्ट वेस्ट देखें, ठीक है ना, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर देखें तो सिलचर असम को कनेक्ट करता है पोरबंदर गुजरात से। सिलचर तो आप 4 पहले तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है तो 4 याद करेंगे सबसे पहले, ठीक है। 4 कौन से हैं? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और साथ में आपका मुंबई, ठीक है, ये आपके 4 लिंक हो गए। उसके बाद नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करें हम तो आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, कन्याकुमारी तमिलनाडु। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की अगर हम बात करें बेटा तो वो आपका क्या आ जाएगा? असम सिलचर से हम कह सकते हैं पोरबंदर गुजरात, ठीक है ना। तो ये आपका हम कह सकते हैं कि ये सारे ही इसी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट है। 6 लेन सुपर हाईवे है तो ये भी एक पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब इस पूरे हाईवे को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है, ताकि जो टाइम और डिस्टेंस है इतनी मेगा सिटीज़, बड़ी बड़ी सिटीज़ के बीच में ये जो टाइम और डिस्टेंस है ये रिड्यूस किया जा सके। तो इसका काम किसने किया? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसका काम किया, ठीक है, मेगा सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस कम करने का काम किया। नेशनल हाईवेज क्या होते हैं? नेशनल हाईवेज जो होते हैं वो एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री को लिंक करते हैं। इसका मतलब क्या है? ये बिल्कुल हम कह सकते हैं प्राइमरी रोड सिस्टम्स है जो कि हम कह सकते हैं कौन मेंटेन कर रहा है? सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी CPWD, ठीक है। अगर हम बोले CPWD मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, नेशनल हाईवेज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवेज जो है वो नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शंस में चलते हैं, ठीक है, बने हुए हैं। अगर हम बात करें सबसे पुराना हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग जो है वो नेशनल हाईवे नंबर 1 कहलाता है, दिल्ली से अमृतसर, और सबसे बड़ा है आपका NH7, ठीक है ना, जिसको रिप्लेस करके NH44 कर दिया, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक था, अब उसको क्या कर दिया है? जम्मू एंड कश्मीर से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका नेशनल हाईवेज की हम बात कर सकते हैं। स्टेट हाईवेज की अगर हम बात करते हैं तो ये वो स्टेट हाईवेज वो रोड्स है जो कि स्टेट कैपिटल को बाकी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ में लिंक करती है, ठीक है, इसको हम स्टेट हाईवेज कहते हैं, यानी एक स्टेट की कैपिटल को स्टेट के अंदर मेजर जगहों से कनेक्ट करती है। ये रोड जो होती है ये स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आती है, SPWD के अंदर में ये आती है, ठीक है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ऑलराइट, है ना। डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अब एक के बाद लेवल पे चल रहे हैं हम। डिस्ट्रिक्ट रोड्स की अगर हम बात करें तो ये वो रोड्स है जो कि कनेक्ट करती है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को बाकी के डिस्ट्रिक्ट से, ओके। ये रोड्स जो होती हैं इनको मेंटेन करती है जिला परिषद। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस तरह से आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑलराइट। बाकी की जो रोड्स होती हैं आपकी रूरल रोड्स हो गई जो कि रूरल एरियाज़ को, विलेजेस को, टाउन्स को आपस में कनेक्ट करती हैं, ठीक है ना। ये रोड जो होती है इनको क्या होता है? इनको स्पेशल हम कह सकते हैं, गवर्नमेंट इनको स्पेशल कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंडर में, है ना। इस स्कीम के अंडर में अगर हम देखें तो ऐसे प्रोविजंस बने होते हैं जिसमें हर गांव, कंट्री के अंदर हर गांव जो है वो किसी ना किसी मेजर टाउन के साथ लिंक होता है, और एक ऐसी रोड बनती है जो ऑल सीजन मोटरेबल रोड होती है, यानी वो हर सीज़न में चल सकती है, चाहे वो बारिश है चाहे वो कुछ भी है, हर सीज़न में वो रोड चलेगी, ओके, अंडरस्टूड। नाउ एवरीवन, बॉर्डर रोड्स की अगर हम बात करते हैं तो अपार्ट फ्रॉम दीज, इन रोड्स जो अभी तक हमने देखी उनके अलावा ये रोड्स मेरी सबसे फेवरेट है, बॉर्डर रोड्स, इनको BRO, ठीक है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इनको जो है
इनकी देखरेख करती है। इनको हम कह सकते हैं गवर्नमेंट का ही ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा ये रोड्स अलग होती हैं, ये बॉर्डरिंग एरियाज़ पे होती हैं, इनकी सेफ्टी की भी बात होती है, तो इनको अलग ऑर्गेनाइजेशन को देने का पर्पस भी ऑब्वियसली हमें समझ में आता है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है 1960 में स्टैब्लिश करी थी, और क्यों करी थी? ताकि स्ट्रैटेजिकल इम्पॉर्टेंस जो है हमारे, हम कह सकते हैं नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर की, उसको समझा जा सके, उसके अकॉर्डिंग इन रोड्स को डेवलप किया जाए, ठीक है। इन रोड्स की वजह से इन एरियाज़ में, अलग अलग एरियाज़ में, दूर दराज के एरियाज़ में डिफ़िकल्ट टेरेन है, जहाँ पे पहाड़ वगैरह है, वहाँ पे क्या किया गया है बेटा? वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, वहाँ तक पहुँच बढ़ी है हमारी, हम पहुँच पा रहे हैं, है ना। और दिस हैज़ हेल्प्ड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दीज एरिया। इन एरियाज़ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ा है, ऑब्वियसली रोड्स बढ़ती है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बढ़ता ही है ना। कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो मेटल रोड्स आती है अपने पास, ठीक है। कौन सी रोड्स? मेटल रोड। सबसे पहले देखो मेटल और अनमेटल, बचपन में भी पढ़ा है। मेटल मतलब जो पक्की रोड होगी, और अनमेटल रोड्स मतलब जो कच्ची रोड्स होंगी, ठीक है। तो मेटल रोड्स क्या हो गई? मे बी मेड ऑफ सीमेंट, कंक्रीट और इवन बिटुमन ऑफ कोल, ठीक है। बिटुमिनस कोल का एक टाइप है, तो ये किससे बनी हो सकती है? सीमेंट से बनी हो सकती है, कंक्रीट से बनी हो सकती हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या मटेरियल यूज़ होता है? क्योंकि ये अच्छी पक्की रोड होती हैं इसलिए, ठीक है। और बिटुमिनस कोल से भी बनी हो सकती है। ये ऑल वेदर रोड्स होती हैं, हर वेदर में ये काम करती हैं, ठीक है। अनमेटल रोड्स की अगर हम बात करते हैं, इनका कोई भी सरफेस कवरिंग हम कह सकते हैं नहीं होता है, ठीक है। ये जैसी बस घास की होती है, इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है बेटा, ठीक है। घास की होती है हम कह सकते हैं, या फिर ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो रोड्स होती हैं अनमेटल कच्चा रोड्स ही होती हैं, और कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अनमेटल रोड्स क्या होती है बेटा? कच्चा रोड्स होती है, उनका कोई सरफेस कवरिंग नहीं होता, उनके ऊपर कोई कवर नहीं डला हुआ होता, ठीक है ना। और रेनी सीजन में तो आप इनको यूज ही नहीं कर सकते, फिसल जाओगे इस पे, ऐसे कीचड़ कीचड़ बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक और ऑप्शन आपके पास जो है, दो तरह की रोड्स हमने आपको बता दी कि ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारे पास दो तरह की रोड्स होती हैं। रोड डेंसिटी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। रोड डेंसिटी का मतलब क्या होता है? यानी पर 100 स्क्वायर किलोमीटर का अगर एरिया है, ठीक है, पर 100 स्क्वायर किलोमीटर पे कितनी रोड बनी हुई है, कितनी लेंथ की रोड बनी हुई है, वो रोड डेंसिटी होती है। तो रोड डेंसिटी की डेफिनेशन, लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, दैट इज रोड डेंसिटी। अगर हम बात करें तो रोड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, वो इंडिया में यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे बराबर बराबर सी रोड्स है, ठीक है ना। तो ये आपको कुछ डेटा दिया हुआ है पुराना वाला, ठीक है, कुछ डेटा दिया हुआ है, ऑल्दो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम बढ़ सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्टेशन की कुछ प्रॉब्लम्स भी है, सारी अच्छी बातें नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? रोड नेटवर्क जो है वो इतना ज़्यादा है नहीं, अभी हमने कहा इतना ज़्यादा प्रॉपर है नहीं, ठीक है, इनएडिक्वेट है, और ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। और आधी से ज़्यादा रोड्स जो है इंडिया में, हमने कहा रोड्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन आधी से ज़्यादा जो है वो अनमेटल्ड है बेटा, ओके। आधी से ज़्यादा अनमेटल्ड है। लिमिटेड यूजेस ड्यूरिंग रेनी सीजन। अभी मैंने रेनी सीजन का बताया आपको कि उस टाइम पे यूज़ कम हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो काम ही नहीं आती हैं, ठीक है ना। हाईली कंजेस्टेड इन सिटीज़ में कंजेस्टेड होती है, एकदम कॉम्पैक्ट, एक के पास एक, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस एंड हम कह सकते हैं कलवर्ट्स आर ओल्ड एंड नैरो। जितने भी ब्रिजेस है या कलवर्ट्स है, कलवर्ट्स जो होते हैं आपके इस तरह से, जो नीचे बने हुए होते हैं ब्रिजेस के, ठीक है, इस तरह से आपने देखा होगा, ये आपके क्या होते हैं? ये आपके ओल्ड और नैरो होते हैं, ठीक है, इतने बड़े नहीं होते, प्रॉपर नहीं होते। ये आपका मैप है रोड हम कह सकते हैं नेटवर्क्स का। इसको एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगी। इसमें मेजर जो है वो डिस्कस करने लायक मटेरियल क्या है, वो आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है ना। इधर आपका आ जाएगा क्या?
ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ओके ये आ जाएंगे, ठीक है ना। अब एडवांटेजेस ऑफ रेलवेज, रेलवेज की एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो बेस्ट एंड कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है, बेस्ट और कंफर्टेबल है लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, ये बेस्ट है और कंफर्टेबल भी है बेटा, ठीक है ना। रेलवेज की हम बात करें, अभी हमने बात किया था ना ज़्यादा लोगों को ट्रैवल करने के लिए रेलवेज बेटर है। प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर, फ्राइट और पैसेंजर अगर हम कहें लेके जाने के लिए कंफर्टेबल रास्ता है, लंबे रास्ते तक ले जाने के लिए ये सही है, रेलवे सही होती है, ठीक है ना। इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करते हैं क्योंकि बहुत सारा रॉ मटेरियल आप रेलवेज में लेकर जा सकते हो बिना किसी टेंशन के। बसेज में थोड़ा सा ओवरलोडिंग का इशू हो जाता है, रेलवेज में ऐसा है नहीं, बहुत सारी स्पेस होती है, बहुत सारी जगह होती है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है रेलवेज, ठीक है। इकोनॉमिक लाइफ को हमारी बाइंड करते हैं, जोड़ते हैं रेलवेज, ठीक है। रेवेन्यू अर्न करके देती है, इंटीग्रेटिव फोर्स है, हम इंटीग्रेटिंग फोर्स है, सबको कनेक्ट करती है, रेलवेज हर एरिया में होती है ऑलमोस्ट, ठीक है, तो कनेक्ट करके देती है रेलवेज, है ना। लोग बैठते हैं साथ में खाते पीते हैं, है ना, लेकिन हम क्या कहते हैं कि जो आप जिसको नहीं जानते उसके दिए हुए खाने को नहीं खाना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें ये रेवेन्यू क्या है, ये इनकम है, जब लोग बैठते हैं रेलवेज, क्योंकि गवर्नमेंट की हमारे यहाँ पे रेलवेज जो है वो गवर्नमेंट की हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का एंटरप्राइज है, तो उसका जो भी पैसा आता है वो गवर्नमेंट के पास आता है और वो अल्टीमेटली हमारी कंट्री में इनकम ही होती है, ठीक है। 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इंडियन रेलवे जो है उनका नेटवर्क जो है आप देख सकते हो कितने स्टेशन है, 2011 की बात करें हम, कितने रूट लेंथ तक ये था डिस्ट्रीब्यूटेड, 64,460 किलोमीटर्स तक, 9,213 लोकोमोटिव इंजन जो है वो आपके उसका फ्लीट इनके पास है, यानी इतने सारे इंजन्स थे, ठीक है। 53,222 पैसेंजर सर्विस व्हीकल्स थे जिसमें पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं, वो व्हीकल्स थे, ठीक है। ये अदर कोच व्हीकल्स थे और ये वेगन्स थे, ठीक है, यानी आप देख सकते हो इतना हमारे पास। यहाँ एक और चीज़ है, इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है ना, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज और आपका नैरो गॉज, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे डिस्कस करने लायक, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज और नैरो गॉज। ब्रॉड गॉज जो होता है बेटा ये आपकी बुक में एग्जैक्टली दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा है ना, इनके डिजिट्स चेंज होंगे, अगर आपके पास किसी और ईयर की बुक है तो आपके डिजिट्स जरूर डिफरेंट हो सकते हैं, बाकी इट इज एग्जैक्टली द सेम। इस चीज़ को समझिए, यहाँ पे ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ब्रॉड गॉज जो होगा वो आपका 1.676 जो पटरी के बीच का गैप होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 1.676 आपको मीटर दिखेगा, ये 1 मीटर दिखेगा, मीटर गॉज 1 मीटर का, ठीक है, मीटर गॉज 1 मीटर का उसमें गैप होगा। ब्रॉड गॉज में 1 मीटर और 6 हम कह सकते हैं, 1.6 1 मीटर और हम कह सकते हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये उतना आपका गैप होगा। नैरो गॉज जो होगा वो थोड़ा कम होगा, तो 0.762 या 0.6 हम कह सकते हैं, इतना नैरो गॉज आपका होगा, ठीक है। तो पटरी के बीच का डिस्टेंस हम इसको यहाँ पर डिस्कस करें तो गॉज आपका ये होता है, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ का बेटा, ओके। अब क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेलवे नेटवर्क को वो भी समझ लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्ट करते हैं, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं रेलवे लाइंस को, ठीक है। फिजियोग्राफिक यानी हम कह सकते हैं टेरेन, ठीक है, लैंड किस तरह की है वो भी मैटर करता है बच्चों, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करती है रेलवेज, अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स क्या है, रेलवेज को एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो रेलवेज के लिए डिसीजन लेता है, ठीक है, तो ये फैक्टर तो डेफिनेटली अफेक्ट करते हैं रेलवेज को। इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है रेल का चक्का जाम है ना, स्ट्राइक भी हो जाती है, तो बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स है जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स के अंदर आते हैं। कोई डिसीजन गवर्नमेंट का लोगों को पसंद नहीं आया तो उन्होंने ऐसा कर दिया, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती है जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है। इकोनॉमिक फैक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है। फिजियोग्राफिक मैंने आपको पहले ही बताया था रोड्स के टाइम पे कि ये हर जगह नहीं हो सकती है, तो लैंड का टेरेन भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है, इनके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, बहुत सारे पैसेंजर्स बिना टिकट के ही ट्रैवल कर लेते हैं फ्री में, ठीक है, और टीवी में भी दिखा देते हैं, कई बार लोग बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं, मूवीज़ में दिखाते हैं, फिर लोग इंस्पायर हो जाते हैं, तो ऐसी चीज़ नहीं दिखानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। कई बार चोरी हो जाती है, रेलवे प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया जाता है, कुछ ना कुछ लिख देते हैं टॉयलेट्स के अंदर, कहीं बाहर कुछ पेंट कर देते हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग, राइट, है ना बेटा।
पुलिंग, चेन पुलिंग अननेसेसरी होती है, उसकी वजह से ट्रेन रुकती है, बहुत सारा हम कह सकते हैं फ्यूल वेस्ट होता है उस चक्कर में। ट्रेन्स की जो हम कह सकते हैं क्लीनलीनेस है, उस पर भी थोड़ा काम कम किया जाता है। वैसे हमारी गवर्नमेंट करती है, लेकिन लोग फिर उसको ध्यान नहीं रखते, ठीक है, तो ये भी एक मैटर है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास पाइपलाइंस। तो पाइपलाइंस जो है वो बहुत ही यूजफुल ट्रांसपोर्टेशन है। स्लरी, ये पाइपलाइन जो है ये स्लरी को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में हम कह सकते हैं, जो मटीरियल होता है उसको पाइपलाइन ट्रांसफर करती है। तो जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को अगर बस में लेकर जाएंगे या किसी और में जाएंगे तो उसके फैल जाने के या उसके उस पर जल जाने के रिस्क, बहुत सारे रिस्क रहेगा, ठीक है। पाइपलाइन से डालेंगे तो सिर्फ पेट्रोल ही जा रहा है पाइपलाइन से, तो इट बिकम्स अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन स्लरी के लिए, ठीक है। तो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, नेचुरल गैस हो गई, सॉलिड्स हो गए स्लरी फॉर्म में, है ना, थोड़े से लुगदी फॉर्म में, ठीक है। वाटर हो गया, ठीक है, पानी को भी पाइपलाइन से इधर उधर किया जाता है। ओके, सो यस, अब पाइपलाइन नेटवर्क्स, कुछ इंपॉर्टेंट पाइपलाइन नेटवर्क्स है बेटा, 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स है पाइपलाइन के जो आपको समझने चाहिए, ठीक है। पहला क्या है, फ्रॉम द फील्ड ऑफ अपर आसाम, ठीक है, फ्रॉम द, हम कह सकते हैं फ्रॉम ऑयल फील्ड, सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑयल फील्ड इन अपर आसाम टू कानपुर, उत्तर प्रदेश। समझना इस चीज को बेटा, ठीक है, यानी मेजर डेस्टिनेशन अपर आसाम से कानपुर है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। वाया कहाँ से होते हुए आती है, ये तो 3 पॉइंट बीच के, गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद, ठीक है। असम में अगर हम देखें गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद, ठीक है, ये यहाँ पे GBA, ठीक है, GDA खेलते हो वैसे ये GBA हो गई आपकी, है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें, इट हैज़ ब्रांचेस फ्रॉम बरौनी टू हल्दिया, वाया राजबंद, हम कह सकते हैं टू मुरीग्राम, गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी, ये इसकी ब्रांचेस है बेटा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें सलाया टू गुजरात, सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब, तो गुजरात से पंजाब, सलाया से जलंधर, ठीक है, सलाया जो है गुजरात से आपका पंजाब तक, है ना, ये आपकी वाया वीरग्राम, ठीक है, हम कह सकते हैं मथुरा, दिल्ली और सोनीपत। इसकी जो ब्रांचेस है वो कनेक्ट करती है कोयली जो कि वडोदरा के पास है, चक्षु और बाकी प्लेसेस को, ठीक है। फिर हमारे पास गैस पाइपलाइन आती है जो कि हजीरा गुजरात से कनेक्ट करती है जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, हजीरा से जगदीशपुर कनेक्ट करती है, ये हजीरा से जगदीशपुर। वाया क्या चल रही है, विजयपुर इन मध्य प्रदेश, ठीक है, विजयपुर से मतलब जगदीशपुर से हम कह सकते हैं कहाँ, हजीरा से जगदीशपुर जा रही है और बीच में मध्य प्रदेश का विजयपुर भी आपका आ रहा है। इसकी जो ब्रांचेस है वो कोटा में है, शाहजहांपुर में है, बबराला में है और बाकी जगहों पे है उत्तर प्रदेश के। तो ये इंपॉर्टेंट आपके जो है पाइपलाइन नेटवर्क है। ओके, वाटरवेज की अगर हम बात करते हैं तो वाटरवेज की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है हम कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा सूटेबल है हैवी और बल्कि गुड्स ले जाने के लिए, सस्ता पड़ता है बेटा, सबसे सस्ता ही पड़ता है वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है, बल्कि गुड्स को आप एक साथ लेकर जा सकते हो, ठीक है। राइट बेटा, तो ये जो होता है सबसे चीपेस्ट मोड होता है, क्लियर है, पढ़ लिया होगा आपने। सबसे सूटेबल है हैवी गुड्स को इधर से उधर ले जाने के लिए, ठीक है। इसके अंदर जो फ्यूल, इसको हम कह सकते हैं मतलब ये ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है जो कि फ्यूल एफिशिएंट है ना, जिसमें जितना भी फ्यूल लग रहा है वो एफिशिएंटली यूज भी हो रहा है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो जाता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ऐसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ना, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी नहीं करते हैं। ओके, वाटरवेज की क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था, इनलैंड, इनलैंड यानी इन द कंट्री, ठीक है, इन कंट्री, कंट्री के अंदर अंदर, एरिया के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिवर्स हो गई, लेक्स हो गए, है ना। सी रूट अगर हम कहें तो ये इंटरनेशनल हो जाता है आपका, ठीक है, ये इंटरनेशनल हो जाता है। अब ये इंटरनेशनल आपका कोस्टल और डीप सी, ठीक है, क्लियर है।
अब आगे बढ़ते हैं। नेशनल वाटरवेज की अगर हम बात करते हैं तो गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया 1620 किलोमीटर का इसका रास्ता है। नेशनल वाटरवे नंबर 1 इसको कहते हैं, ठीक है। गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया ये अपना नेशनल वाटरवे है, ठीक है, रास्ता है, पानी से जाने वाला रास्ता है, ठीक है। जैसे हाईवे है वैसे ही वाटरवे है। गंगा रिवर पे जो हाईवे है इलाहाबाद से हल्दिया। एंड अब अगर हम बात करें नेशनल वाटरवे नंबर 2 की तो ब्रह्मपुत्र रिवर पे है सदिया और डुबरी, ठीक है। सदिया और डुबरी 891 किलोमीटर्स का ये है, ठीक है। वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला की अगर हम बात करें, वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला कोट्टापुरमा, कोल्लम, उद्योग मंडल एंड चंपाकरा कैनाल 205 किलोमीटर्स का है। ये नेशनल वाटरवे अपना नंबर 3 है, ठीक है, केरला में है, वेस्ट कोस्ट इन केरला। स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस अगर हम बात करें गोदावरी के और कृष्णा रिवर्स के, ये आपके कलिकंदा पुडुचेरी स्ट्रेच्ड कैनाल्स की अगर हम बात करें तो 1078 किलोमीटर है, नेशनल वाटरवे नंबर 4 कहलाता है, ठीक है। और अगर ब्राह्मणी रिवर की अगर हम बात करें अलॉन्ग विद मलाई रिवर, डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर्स आर ईस्ट कोस्ट कैनाल, ये आपका 588 किलोमीटर है, नेशनल वाटरवे नंबर 5 है। तो आप देख सकते हो इनकी लेंथ भी जो है, यहाँ पे खैर लेंथ कम थी तो ये इनकी लेंथ भी हमने दी हुई है। एयरवेज की अगर हम बात करते हैं तो एयरवेज का क्लासिफिकेशन कैसा है बेटा, नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल आपका एयरवेज का जो है हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो नेशनल जो है उसमें गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर माने गवर्नमेंट सेक्टर, और प्राइवेट मतलब कोई इंडिविजुअल ओन करता है उसको, ठीक है, इंडिविजुअल। इंटरनेशनल में आपके एयर इंडिया आ गई, एयर इंडिया जाती है, बहुत सारी इंटरनेशनल फ्लाइट फॉरेन सर्विसेज भी हैं, ठीक है, ये हमें समझना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये आपके एयरवेज का हमने यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मैप वर्क मैं आपको अलग से कराऊंगी। ऑलराइट, कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, जैसे कि आपका रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, ये सारे आपके आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले आपके कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का मतलब हमें क्लियर है, मैसेजेस पहुंचाना, वर्बल, वन साइडेड, टू साइडेड, रिटन, ठीक है, कैसे भी। आजकल तो बहुत इजी हो गया है मैसेज पहुंचाना, ठीक है। इंटरनेट है, मैंने इंटरनेट वहां पे मेंशन कर दिया। प्रिंट मीडिया क्या होता है बेटा, कुछ भी छप के आता है वो। पोस्टल सर्विसेज है, प्रिंट मीडिया है, ठीक है ना। न्यूज़पेपर है, प्रिंट मीडिया है, हम तक कम्युनिकेट करती है, जो भी न्यूज़पेपर एजेंसी होती है या लोग होते हैं वो हम तक कम्युनिकेट करते हैं, किससे, न्यूज़पेपर से। बुक्स हो गई बेटा, ठीक है, मैगजीन्स हो गए, पीरियोडिकल्स हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रिंट मीडिया में आते हैं, राइट, है ना। इसके साथ साथ अगर हम कहें एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होता क्या है वो तो हमें समझ लिया, एग्जाम्पल भी देख लिए, लेकिन इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, इसके फायदे क्या क्या है। तो मैसेजेस हो गए, टेक्स्ट हो गए, बुक्स हो गए, पार्सल्स हो गए, है ना, ये भी हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ही हो गया एक तरह का, ठीक है। मास कम्युनिकेशन से बहुत सारे लोगों को एक तो एक साथ मैसेजेस दिए जा सकते हैं, साथ साथ में एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड होता है। नेशनल और इंटरनेशनल अवेयरनेस स्प्रेड करी जाती है, ठीक है, लोगों तक नेशनल और इंटरनेशनल अवेयरनेस लेकर आई जाती है। पर्सनल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इंडियन पोस्टल नेटवर्क, इंडियन टेलीकॉम नेटवर्क, ठीक है ना, इंडियन पोस्टल नेटवर्क, इंडियन टेलीकॉम नेटवर्क। पर्सनल कम्युनिकेशन, आपको पर्सनली किसी से कम्युनिकेट करना है तो आप पोस्टल से या टेलीकॉम से कर सकते हो, कॉल से, ठीक है। मास कम्युनिकेशन में आपके क्या क्या आ जाता है, ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी जो आपका कहलाता है AIR, ठीक है, एयर ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, ये आ जाता है आपका। दूरदर्शन आ जाता है मास कम्युनिकेशन में। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स है, फीचर फिल्म, जो फिल्म्स बनती है, मूवीज़ बनती है, बुक्स और मैगजीन्स भी क्या है, मास कम्युनिकेशन है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक साथ बहुत सारे लोगों तक कम्युनिकेट किया जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड बेटा क्या होता है, ट्रेड मतलब क्या होता है, सेलिंग एंड बाइंग, बिजनेस, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड क्या हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच में गुड्स का एक्सचेंज होना, ठीक है, थ्रू सी, एयर एंड लैंड रूट्स, ठीक है। यानी हम दूसरे कंट्री को क्या कर रहे हैं, मतलब दो कंट्री के बीच में गुड्स का आदान प्रदान हो रहा है, सेलिंग एंड बाइंग हो रही है। इंटरनेशनल ट्रेड का बढ़ना, एडवांसमेंट जो होता है वो हम कह सकते हैं क्या लाता है, एक देश में समृद्धि लाता है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाता है, बढ़िया हम कह सकते हैं डेवलपमेंट लाता है, ठीक है ना। और ये मतलब जिस कंट्री में इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादा है वहाँ पे मतलब ये एक तरह से इकोनॉमिक बैरोमीटर होता है कि भाई जिसमें
इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादा है, वो कंट्री तो बढ़िया ही कर रही होगी, है ना, अच्छा ही कर रही होगी, ठीक है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं ट्रेड के। एक्सपोर्ट मतलब सेलिंग आउट, ठीक है, एक्सपोर्ट मतलब आप सेल कर रहे हो बाहर के देश को, ठीक है। इम्पोर्ट मतलब आप बाय कर रहे हो बाहर के देश से, ठीक है, ये ध्यान रखना, सेलिंग एंड बाइंग किस तरह से, ऐसे दूसरे देश को। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है बेटा, डिफरेंस बिटवीन टू कंपोनेंट्स। ये जो टू कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड है इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, जो भी यानी अगर आपने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है, इंपोर्ट कम किया है, तो यानी आपको प्रॉफिट मिला है, आपका सरप्लस बचा है, ठीक है ना। अगर आपने इंपोर्ट ज़्यादा किया, खरीदा ज़्यादा है और बेचा कम है, तो ऑब्वियसली आपके पैसे गए हैं, तो यानी आपके पास प्रॉफिट कम है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल, तो इनको हमने क्या कहा, दो तरीकों से हमने डिवाइड कर दिया, फेवरेबल ट्रेड और अनफेवरेबल ट्रेड। फेवरेबल ट्रेड वो हो गया बेटा जब एक्सपोर्ट वैल्यू जो है वो एक्सीड करती है, यानी फेवरेबल, भाई प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। जब प्रॉफिट होता है, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है तो फेवरेबल होगा, जब इम्पोर्ट ज़्यादा होगा तो अनफेवरेबल होगा, लॉस, ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर है ये भी हमें। आगे बढ़ते हैं, कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। अब इम्पोर्ट अगर हम कहें हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया में, तो हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर भेजते हैं, ठीक है। ओर्स और मिनरल्स हम बाहर भेजते हैं बेटा, जेम्स ज्वेलरी हम बाहर भेजते हैं, केमिकल्स भेजते हैं बेटा हम बाहर, इंजीनियरिंग के जो सामान होते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग गुड्स क्या हो गए आपके, जो भी जिन भी चीज़ों में इंजीनियरिंग लग रही है, ठीक है, मशीन मेड गुड्स वगैरह, इनको भी हम भेजते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी हम बाहर भेजते हैं बेटा, ओके। नाउ इंपोर्ट क्या करते हैं, हम खरीदते क्या हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम खरीदते भी हैं, पर्ल्स और प्रेशियस स्टोन हम बाहर से खरीदते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो होते हैं वो हम बाहर से खरीदते हैं, जिनमें केमिकल जो हम कह सकते हैं कार्बन कंपाउंड वाली जो चीज़ होती है, ठीक है। कोल, कोक और ब्रिकेट्स ये हम बाहर से मंगाते हैं, ठीक है। कोल और कोकिंग कोल तो हमारे पास बहुत कम है। मशीनरी हम बाहर से मंगाते हैं, मेजर मशीनरी, फर्टिलाइजर्स हम बाहर से मंगाते हैं, सीरियल्स हम बाहर से लेते हैं, एडिबल ऑयल्स हम बाहर से मंगाते हैं, खाने का जो ऑयल होता है, न्यूज़ प्रिंट हम बाहर से मंगवाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें, कुछ कमोडिटीज़ हैं। अब टूरिज्म भी एक ट्रेड है, ठीक है, टूरिज्म भी एक बिजनेस है। कैसे बेटा, इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स। अगर हम बात करें यहाँ पे, अभी अभी कुछ टाइम में हमारे जो है फॉरेन टूरिस्ट हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे इंडिया में बढ़ रहे हैं, फॉरेन टूरिस्ट इंक्रीज हो रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 15 मिलियन लोग जो है वो इंगेज हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री में इंगेज है 15 मिलियन लोग, है ना। अर्निंग करोड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और हम टूरिज्म इंडस्ट्री से बहुत सारा एक्सचेंज अर्न कर रहे हैं बेटा, है ना। प्रमोट कर रहे हैं हम नेशनल इंटीग्रेशन को, ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन को हम प्रमोट करें कि भाई हम कहते हैं ना एक दिन तो गुजारिए गुजरात में, एक दिन तो हम कहते हैं हमने राजस्थान में हमने ये देखा, हमने मध्य प्रदेश में वो देखा, तो ऐसे एड्स आते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम देश को एक साथ ला रहे हैं, ठीक है। एक तो हम नेशनल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स और कल्चरल परस्यूट्स को हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, लोकल जो हैंडीक्राफ्ट है इन सबको हम इंक्रीज़ कर रहे हैं बेटा, ओके। फैसिलिटेट कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारी कल्चर और हेरिटेज को और ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ज़्यादा समझा रहे हैं। मेडिकल और बिजनेस टूरिज्म ऑल्सो इम्प्रूविंग, मेडिकल और बिजनेस टूरिज्म जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है बेटा। टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्या क्या हो जाती है, गोवा है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, टेम्पल टाउन्स है, साउथ इंडिया, ये सारे इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं जगह है, मतलब वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट प्लेसेस, ओके। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम टूरिज्म की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट या इंटीरियर पार्ट जो है हिमालय के, उनको भी और प्रमोट करना बाकी है, वो इतने प्रमोटेड है नहीं बेटा, ठीक है। तो दिस वॉज योर चैप्टर लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप दिस रियली हेल्प्स। जब भी मन करे खोल लो, स्पीड वैसे मैंने बहुत इंक्रीज रखी है और बढ़ा लो। इस चैप्टर में बहुत सारी थ्योरी है, समझने लायक कितनी ही चीज़ें हैं, जो मेजर पॉइंट्स है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मैप वर्क अलग से एक्सप्लेन करूँगी ताकि कन्फ्यूजन ना हो, जब भी मैप वर्क आता है उसको लाइव ही रखेंगे ताकि आप क्या कर सके, आप क्विकली अपना मैप अपने साथ में रखें और उनको मार्क कर सके, ओके। आई होप दिस हेल्प्स। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।